पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि आपको इस समीकरण ये जो चैप्टर दिया गया था, इस चैप्टर के माध्यम से आपको कुछ चीजें अवगत कराई गई थी। और अब जो है हम आगे जो है इस चैप्टर को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमने जहां तक आपको बताया था, इसके आगे की बातें जो है अब आपको बताएंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा ऑनलाइन पर। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को शेयर करके जो है दूसरों को भी इसके लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में जो है, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि ये आपका जो है संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है। ये क्यों संतुलित समीकरण पर हम लोग जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि आपने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी तत्व किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे होते हैं उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी रिएक्टेंट्स के जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट्स में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसे जो है बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी समीकरण में जो अभिकारक या रिएक्टेंट्स हैं उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद अथवा प्रोडक्ट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के इक्वल नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि आपको कोई भी रासायनिक क्रिया जब हो रही होती है तो न तो बाहर से कोई परमाणु जो है आ पाता है, न तो बैलेंस से जो है बाहर कोई परमाणु जा पाता है। इसलिए ये जो है ये एक दूसरे के आबंधों को टूटने अथवा जुड़ने के से ही जो है इसमें जो है रासायनिक समीकरण बनते हैं या दूसरे पदार्थ बनते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये आयरन है, ये पानी के साथ तीव्रता के साथ जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जो है ये इसमें जो है हाइड्रोजन अलग होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर आयरन की एक परमाणु है और यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये समीकरण आपका बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ऐसी दशा में सबसे बड़ा कार्य होगा कि सबसे पहले हम इस समीकरण को बैलेंस्ड करें, संतुलित करें। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है ये बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम समीकरण में ये देखते हैं कि जितनी भी आपके जो है इसमें एलिमेंट तत्व हैं वो सारे तत्वों को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट में Fe यानी आयरन प्लस H2O यानी जल, ये आपका Fe3O4 प्लस H2 दिया हुआ है, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं सबको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये आपका हो गया। तो पहले स्टेप आपका ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। स्टेप सेकेंड में ये हम देखते हैं कि इसमें सबसे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, उस तत्व में जो है सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है। तो अधिक परमाणु वाला तत्व आपका Fe3O कौन है, यानी इसमें से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के सबसे अधिक परमाणु इसमें उत्पाद में कितने हैं, 4 है। तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें सभी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो ये आपका आयरन के 1 परमाणु है बाएं पक्ष पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देख लेंगे, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, Fe का 1 है, हाइड्रोजन की इसमें 2 है, ऑक्सीजन की
1 है। अब यहाँ पर आयरन का कितना है, आयरन का 3 है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये जो तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स में परमाणुओं की संख्या इन तत्वों की इतनी है और प्रोडक्ट्स में ये इतने परमाणु। अब आप स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु इसमें कितने किसके हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लेंगे। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ये Fe3O4 है और इसमें ऑक्सीजन की इसमें 1 परमाणु है और इसमें कितने हैं, राइट हैंड साइड पे इसके 4 परमाणु। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन के उत्पाद में 4 परमाणु हैं और इसमें जो है आपके 1 परमाणु है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो अब आपका जो है 4 से जब गुणा कर देंगे तो ये भी इसके 4 परमाणु हो जाएंगे और इसमें भी 4 परमाणु होंगे। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, Fe प्लस, अब 4 से गुणा करेंगे तो ये खाली ऑक्सीजन के साथ देखिए नीचे नहीं गुणा करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पर देखिए स्टेप 3 हो गया। अब यहां पर हमने ऑक्सीजन की जो है 4 से गुणा कर दिया, ये जल के साथ जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 4 तो हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो गए। लेकिन अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हुए, ये 4 2 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 है। तो अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें जो है हाइड्रोजन के परमाणु के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 4 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 4 2 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के परमाणु जो है ये बैलेंस हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, ये 4H2O है और यहाँ पर आपका H2 है, तो हम इसमें 4 परमाणु हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो आपका ये 4 तो नहीं 8 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे और 4 2 8 यहाँ पर भी हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। तो अब जो इक्वेशन आपका बनेगा, ये आपका Fe प्लस 4H2O ये इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, आपका ये इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की भी परमाणु जो है बैलेंस्ड हो गए। अब इसके बाद जो है क्या बचा, अब ये देखेंगे यहाँ पे आयरन के 3 परमाणु, आयरन के 3 परमाणु में उत्पाद में, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में जो है आयरन के केवल 1 परमाणु। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिए हुए आयरन में परमाणुओं की संख्या 3 है और रिएक्टेंट्स में 1 है। तो अगर हम इसको रिएक्टेंट्स में आयरन के परमाणुओं को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3Fe हो जाएगा और यहाँ पर भी Fe3 है। तो ऐसी दशा में स्टेप 5 में आप क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O ये इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखिए सब में परमाणुओं की संख्या बराबर कर देख लेंगे कि बराबर हो गई कि नहीं। यहाँ पर ये Fe कितना है, ये 3 है, आयरन के 3 है, हाइड्रोजन की कितने हैं, हाइड्रोजन 4 2 ये 8 हो गया और ऑक्सीजन के कितना हो गया
ये आपका 4 हो गया। ये रिएक्टेंट्स में परमाणु की संख्या हो गई। अब प्रोडक्ट में आइए, प्रोडक्ट में Fe कितना है, यहाँ पर Fe के 3 है आयरन की, और हाइड्रोजन की यहाँ पर कितना है, 4 2 जा ये 8 है। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन के इसके कितने परमाणु हो गए, तो ये आपका कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पर आयरन आपका 3 है और रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में भी 3 हो गया। हाइड्रोजन के 8 हैं तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8 हो गया। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी परमाणुओं की संख्या 4 हो गई। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जितने भी आपके रिएक्टेंट्स में उसमें परमाणुओं की संख्या, प्रोडक्ट्स में जो भी आपका एलिमेंट्स है उसमें परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई। ऐसे समीकरण को हम ये आपका बैलेंस्ड समीकरण कहेंगे। तो ये जो आपका समीकरण आपका बनेगा, ये इक्वेशन जो आपका बना, ये दिस इक्वेशन विल कॉल द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी दिए हुए समीकरण के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके जो है आप उसे जो है बैलेंस कर सकते हैं। इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि से जो है समीकरण को बैलेंस करने की विधि जो है हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है और अधिकांशतः ये सबसे सरलतम विधि होती है। इस विधि के द्वारा हम किसी भी समीकरण के दिए गए समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो ये आपका जो है समीकरण को बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही होती है तो उसका जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो विलयन होता है उसमें रासायनिक जो भी तत्व भाग ले रहे होते हैं, ना तो उसके परमाणु विलयन से बाहर जाते हैं, ना ही बाहर के परमाणु विलयन के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है, अब क्वेश्चन उठता है कि जब बाहर से कोई परमाणु नहीं आते हैं अंदर और अंदर से कोई बाहर परमाणु जो है किसी तत्व के नहीं जाते हैं, तो ऐसी दशा में ये दूसरे पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ये जो है प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे के साथ बैंड बना करके एक नए पदार्थ बनाता है। उसमें परमाणु की संख्या जो है वही रहती है जो कि पहले वाले उत्पाद में अभिकारक में होगी। तो अभिकारक अथवा उत्पाद यानी रिएक्टेंट्स अथवा प्रोडक्ट में जितने भी परमाणु होंगे वो नए पदार्थ अगर बनता है तो ऐसी दशा में जो उनके बैंड्स होते हैं जिनको लेकर के वो पदार्थ बना होता है वो या तो बंध टूट जाते हैं या तो बंध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के आबंधों को टूटने अथवा आबंधनों के जुड़ने के कारण से किसी नए पदार्थ बनते अथवा टूटते हैं। तो ऐसी दशा में इन सिचुएशन को देखते हुए हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब निरंतर होती रहती हैं तो नए पदार्थ जब बनते हैं तो पुराने आबंध टूट करके अथवा पुराने आबंधों के साथ किसी दूसरे पदार्थ को जोड़ने के बाद भी जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और नए पदार्थ जो बनती है अथवा टूटते हैं। तो ऐसी दशा में हम ये देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें पहला होता है संयोजन। संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जो है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। यानी एक पदार्थ जब जो है कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर के जो है एक नया पदार्थ बनेगा तो उसे जो है हम संयोजन अभिक्रिया अथवा कॉम्बिनेशन कहते हैं।
यानी किसी एक तत्व जो है वो एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर के एक पदार्थ नया पदार्थ बना लेता है। तो ऐसे पदार्थ को हम ऐसी अभिक्रियाओं को कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि जब कोई एक दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके जो है ये एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की अभिकारक उत्पाद में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो जब कोई भी रिएक्टेंट्स दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के किसी एक सिंगल पदार्थ यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। When a single product form with the reactions of the two or more than two reactants, then such type of reactions is called the combination reaction, right? अब देखिए जरा एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसको आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन वो जल के साथ तीव्रता से कोई आपकी रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो ऐसी दशा में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो तीव्रता के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है और इसमें अधिक मात्रा में अर्थात प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग हम ये दीवारों की व्हाइट वॉशिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को तीव्रता के जल के साथ तीव्रता से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उत्पाद के रूप में बनाता है और इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जिसमें संयोजन की अभिक्रिया होती है वो उसमें हीट अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए अगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें से जो है रिएक्शन करने के बाद इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे मान लीजिए ये कार्बन है। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसी दशा में ये एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ। ये सिंगल प्रोडक्ट भी आपका जो है ये संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को दिखाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिल करके जो है ये एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म विद द रिएक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, then such type of chemical reactions are called the combination reactions। तो आप जैसे आपका ये उदाहरण दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब तीव्रता के साथ जल के साथ तीव्रता से रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है एक ऊष्मा उत्पन्न होती है।
तो ऐसे पदार्थ जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट तो बन ही रहा हो, साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से दो या दो से अधिक अभिकारकों के रासायनिक संयोग से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें अत्यधिक मात्रा में अर्थात प्रचुर मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। आप एक इसका एक उदाहरण भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जब हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद हमें काम करने की शक्ति जो है, उस ऊर्जा जो मिलती है, वो जो हम पदार्थ खाते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो भोजन से ही हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है। ये ऊर्जा की पूर्ति कैसे होती है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पाचन क्रिया हमारे पेट के अंदर होती है, और उस पाचन क्रिया के दौरान जो है जो भी कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सारे के सारे जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक सरल यौगिकों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसका हमारा शरीर आसानी से पाचन कर सकता है। तो ऐसी दशा में जैसे मान लीजिए जितने भी ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जब हम उन पदार्थों का भोजन करते हैं, प्रचुर मात्रा में भोजन करते हैं, तो ऐसी दशा में ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ सरल यौगिकों में अर्थात ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है, जब श्वसन क्रिया होती है, ये ग्लूकोज जो है ये आपके कई पदार्थों में जो है विभक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं, ये जैसे आपका गेहूं है, आपका ये चावल है जिसमें माड़ की मात्रा अधिक होती है, आलू है, इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक होती है। तो जब हम भोजन करते हैं, ऐसे पदार्थों का भोजन करने के बाद जो है इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है पाचन क्रिया के दौरान। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं, जो आपके जो है रूम्स होते हैं, उसमें जो है जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, उस ऑक्सीजन गैस में के साथ जो है इसका रिएक्शन होता है। ग्लूकोज को जब श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ये जो ऑक्सीजन जो है इसके साथ मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद जो है ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल का निर्माण होता है, तथा इससे जो है प्रचुर मात्रा में ये हीट निकलती है। इसी को एनर्जी भी बोलते हैं। ये जो अत्यधिक मात्रा में एनर्जी, लिखिए, ये जो एनर्जी प्राप्त होती है, यही एनर्जी हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसी कार्य करने की क्षमता हमें इसी एनर्जी से प्राप्त होती है। एक बार फिर से देखिए, जब हम ऐसे पदार्थों का भोजन में ऐसे पदार्थ ग्रहण करते हैं जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन क्रिया के दौरान जब इसका पाचन किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। ये जब हमारी श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया के उपरांत जो है जो हमारे रंध्र होते हैं, इन रंध्रों में प्रकोष्ठ जो होते हैं, उसमें जो है ऑक्सीजन जो श्वसन क्रिया के दौरान ली जाती है, इसके साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा प्रचुर मात्रा में एनर्जी इससे जो है मुक्त होती है। यही जो मुक्त हुई एनर्जी होती है यही हमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो ऐसी दशा में ये श्वसन क्रिया के दौरान जो है हम इसमें जो है जो भी एनर्जी मुक्त होगी ये कार्य करने की क्षमता को हमारे शरीर में प्रदान करती है। तो ये भी आपका जो है एक संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण हुआ। अब आते हैं दूसरा जो है, हाँ, दूसरी आपकी जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन या अपघटन। संयोजन में आपका क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिलकर के जो है एक नया पदार्थ बनाते हैं। और वियोजन यानी अपघटन इसी के विपरीत अभिक्रिया होती है। विपरीत अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक जो सिंगल प्रोडक्ट्स होता है वो छोटे छोटे कई प्रोडक्ट्स में जो है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब कोई एक सिंगल प्रोडक्ट छोटे छोटे कई जो है ये अभिकारकों में कई उत्पादों में बदल जाता है तो ऐसी क्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है, जैसे देखिए ये आपका ये फेरिक सल्फेट दिया हुआ है, FeSO4 फेरिक सल्फेट दिया हुआ है। ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है। ये एक अभिकारक आपका FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट के रूप में दिया गया है। जब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें ये जो आपका एक नया पदार्थ फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और ये फेरिक ऑक्साइड के बाद ये जो फेरिक सल्फेट है ये जो है फेरिक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो अन्य पदार्थों में देखिए जब कोई भी फेरिक सल्फेट, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन या अथवा अपघटन की एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको बताया गया कि अपघटन क्रियाएं वो आपकी जो है रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें से एक सिंगल प्रोडक्ट जो सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो कई जो है ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फेरिक सल्फेट है। फेरिक सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद ये आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसी इसमें जो है फेरिक सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये तीन प्रोडक्ट में जो है चेंज हो रहा है। तो ऐसी दशा में ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी इस रासायनिक अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया अर्थात वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और भी बहुत से ऐसी जो है उदाहरण होते हैं जिसमें से जो है एक ये रासायनिक है कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये, जैसे मान लीजिए ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसी को जो है बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसको व्हाइट वॉशिंग के काम में लाते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूने में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे हो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल पदार्थ है। आप कार्य के रूप में जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दो अलग अलग पदार्थों में जो है विभक्त हो जाता है, यानी इसका अपघटन हो जाता है। ये आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसका मेनली जो उपयोग किया जाता है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी वियोजन अभिक्रियाएं हुई। तो आपने देखा वियोजन अभिक्रियाएं वो सभी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी सिंगल अभिकारक पदार्थ वो दो या दो से अधिक उत्पाद में सरल उत्पादों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने होने वाली इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा। अब आप ऐसा करिए, अगली बार जो है अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट आपको रिलीज करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी ने भी आगे तक सब्सक्राइब किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए लाभकारी हो, तो आप उसको लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शेयर करें।